ऐसे वर्ड को ढूंढते थे जो इसके बहुत करीब है, नियर बाय है। आप जैसे हवाई जहाज है, हमारे में तो हवाई जहाज नहीं होते थे, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, पत्तागारी बोलते हैं। हाँ, गांव के लोग पत्ता मतलब चिड़िया। एग्जैक्टली। हवाई अड्डा को फिर क्या कर दिया हम लोगों ने, पत्तागारी जरकुमकोंगा, जहाँ पर हवाई जहाज इकट्ठा होते हैं। तो इस तरह से हमें so interesting. हाँ, अभी हमको पढ़ने दिलोगे जी। Everything between you and what you want is the amount of action you take. With that note, let us start our today's episode. Good morning, viewers. Our guest for today, he is an epitome of an action taker. Why? Because he did not let his stable government job dull the spirit of chasing his dreams. Yes, he is an assistant professor at Deranatun Government College who has many awards to his name, of which the recent one being the Kalinga Literary Youth Awards at Kalinga Literary Festival 2021 held at Bhubaneswar. Please welcome Dr. Taro Singhdek Dokam sir. नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद एलिसन जी, आपने मुझे द स्पेस स्टूडियो में बुलाकर आज के इस टॉक शो में बतौर मेहमान मुझे जो सम्मान दिया है और अपने व्यूअर्स के सामने मुझे चंद बातें साझा करने के लिए जो अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग, और आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू आपका अवार्ड्स के लिए। जी, तो सर आपके बारे में आपका स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लोज वन जानते होंगे, आप थोड़ा हमें बताइए आपका बैकग्राउंड, फैमिली, और आप कहाँ में पढ़ाई किया है रिगार्डिंग दैट। मैं एक बहुत ही रिमोट, दूर दराज के क्षेत्र में बसा एक छोटा सा गांव है जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही अपर बेल्ट में है। ओके। ताकसिंग की तरफ जाएं, ताकसिंग को शायद बहुत लोग जानते होंगे। हाँ, ताकसिंग को जानते हैं, चाइना बॉर्डर में। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो वहाँ पर मेरा जन्म हुआ और ऐसा कहा जाता है कि मेरे जन्म के 1 साल बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, उनका डेथ हो गई। तो इसलिए क्या हुआ कि वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो मेरे जन्म के 1 या 1.5 साल बाद, 1.5 ईयर के बाद जो है, मेरे माँ हम सारे बच्चों को लेकर वहाँ से नीचे आ गए, लोअर बेल्ट में। तो आप लोग कितने थे फैमिली सर? हमारे फैमिली में हम 6 बहनें हैं और 2 भाई हैं। ओके। जिसमें मैं 7th नंबर में हूँ। ओके, आप सबसे यंगेस्ट है? हाँ, मुझसे एक छोटी बहन है। ओके। तो मेरे से आगे 6 लोग हैं। ओके। 4 बहन मेरी बड़ी बहनें हैं, एक बड़ा भाई है। मैं 7वां नंबर में हूँ, 7th नंबर में, और 8वें नंबर में भी बहन ही है। ओके। तो इतने सारे बच्चों को लेकर मेरी माँ जो अकेली वो वहाँ से नीचे हमारा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है दापोरी, जो उससे थोड़ा ऊपर 14 किलोमीटर दूर पर बसा एक गांव है सिप्पी। ओके। तो वहाँ पर आकर बस गए क्योंकि वो मेरे माँ के अपने जो मायके का इलाका है। ओके, आंटी सिप्पी से हैं। जी जी। तो मैं जहाँ पला बढ़ा हूँ, तो मैं अपने जो मामा है, मामीस हैं, उनके बीच में पला बढ़ा हूँ। पिता की तरफ से जो भाई बंधु है, उनके साथ मेरा लालन पालन नहीं हुआ। तो मेरी प्राइमरी लेवल से लेकर अपर प्राइमरी लेवल तक की सारी पढ़ाई जो है सिप्पी मिडिल स्कूल में हुआ। अब वो सेकेंडरी हो चुका है। मेरी जो हायर सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई जो है वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दापोरी, जो वहाँ से मैंने 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। फिर ग्रेजुएशन मैंने देरानातुन गवर्नमेंट कॉलेज में ही मैंने कंप्लीट किया, जहां मैं अभी पढ़ा रहा हूं। इसके बाद फिर आगे की पढ़ाई MA, MPhil और PhD, ये सारी डिग्रियां मैंने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से ही हासिल किया। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, आपको हमेशा राइटिंग का इंटरेस्ट रहा लिटरेचर में बचपन से, और या फिर आपका स्कूलिंग में आपको कुछ और बनने का इच्छा था? बचपन से तो राइटिंग का इंटरेस्ट तो नहीं था, शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन रीडिंग का बहुत शौक था मुझे। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। मैं आज भी जब अपने स्कूल दिन को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि बाकी स्टूडेंट से तो शायद मैं थोड़ा सा अलग था इस मामले में, क्योंकि हम गांव में पले बड़े हैं। जैसे खेती में जाना, फायरवुड कलेक्ट करना, नदी में जाकर खेलना, बाकी बच्चों के साथ ये होता ही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं अलग ही रीडिंग में एक
मज़ा आता था मुझे। अच्छा, आप रुचि रखते थे। हाँ, ये सिलेबस में जो है उससे भी हटके ओके। मैं कॉमिक्स बहुत पढ़ा करता था। ओके। जैसे राज कॉमिक्स है। हाँ, उस समय को बहुत हाँ जी, फेमस था राज ये। कॉमिक्स ने मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रभावित किया, इंस्पायर किया रीडिंग करने के लिए। यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद तब मेरा लेखन जो स्टार्ट हुआ, राइटिंग जो है, उससे पहले मैंने कभी कोशिश नहीं की। मतलब ऐसा लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं लिख पाएंगे हम, ऐसा होता था। लेकिन यूनिवर्सिटी में जाकर एक प्रोग्राम के दौरान, जैसे हमारे भारत में एवरी ईयर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके। तो यूनिवर्सिटी में तो बहुत बड़े ज़ोरों शोरों से ये प्रोग्राम होता है, 1 वीक का होता है, हिंदी पखवाड़ा करके। उसमें कई सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, जिसमें से एक था स्वरचित काव्य पाठ। मतलब उसका हाँ, सेल्फ जो कंपोज जो पोएम होता है उसका एक कंपटीशन था। आपको खुद पोइट्री लिखना है और उसको प्रेजेंट करना है, रिसाइट करना है। तो मैं हिचकिचा रहा था कि मैं नहीं करूँगा। लेकिन मेरे जो गुरुजी है उसने मुझे इंसिस्ट किया कि तुम करो, देखते हैं क्या होता है। तो उनके कहने पर मैंने एक कविता लिखी उस वक्त और उसको मैंने प्रेजेंट किया। तो बहुत अजीब संयोग था कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। ओके। जिसमें आप करना ही नहीं चाह रहा था उसमें। ओके, दैट्स वेरी गुड। उस पर्टिकुलर इंसिडेंट ने मेरे अंदर की शायद कवि को जगा दिया। मुझे लगा कि शायद मुझ में भी है, कुछ लिखना चाहिए। ये 2007 की बात है। उसके बाद मैं निरंतर लिखता गया और जब भी लिखता था तो मैं अपने उस टीचर को दिखाता था। ओके, सो वो आपके गाइड गुरु बन गए, मेरा गाइड बन गया। ओके। सो सर, आपका जो फर्स्ट बुक है जी, अक्षरों की विनती, इट्स नाम इतना अच्छा लगता है, मतलब बोलने के लिए भी, सुनने के लिए। सो ये आपने कौन से ईयर में पब्लिश किया? ये 2017 में। 2017 जी, ये 10 सालों की मेरे काव्य यात्रा का ये रिजल्ट है। ओके, तो आप ऑलरेडी उस समय को जॉब में थे? मैं जी 2008 को मेरा पीजी कंप्लीट हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर 2010 में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। ओके, तो सर उसमें आपने डॉक्टरेट भी किया हुआ है? आपने आफ्टर जॉब? हाँ जी, डॉक्टरेट तो मैंने बाद में किया। 2014 को मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ और मैंने 2017 में ही थीसिस को सबमिट किया और 18 को कन्फर्ट हो गया ये डिग्री जो मुझे। ओके, तो वो भी मैंने सही टाइम पे पूरा किया। तो सर हम लोग कमिंग बैक टू योर बुक, आपका अक्षरों की विनती, ये आपने कहाँ में पब्लिकेशन किया और आपको किसने उसको एडिटिंग में मदद किया आपका बुक को? ये बुक जो पब्लिश हुआ है दिल्ली से, अनन्य प्रकाशन करके हैं। अच्छा। और इस जो प्रकाशक है, पब्लिशर है, इससे मेरा संपर्क मेरे ही गुरु ने कराया है। ओके। जो मेरी कविताओं को हाँ लगातार वो देखा करते थे। जी जी। और सारा एडिटिंग भी उन्होंने ही किया है। ओके ओके। मैं उसका नाम जब भी मौका मिले मैं हमेशा लेता हूँ, डॉक्टर अमरेंद्र त्रिपाठी। अभी वो एसोसिएट प्रोफेसर हो गए हैं। तो सर आपको ये बुक पब्लिशर को जो आप लोग बेचते हैं, आई थिंक नॉट मैनी गेट्स, सबका तो पब्लिश होते नहीं है, मे बी उन लोग का कुछ ये रीज़न का। तो आपका कितना टर्न अराउंड हुआ? ऐसा कुछ होते हैं पब्लिशर्स का साथ में? टर्न अराउंड मतलब आप फाइनेंशियली आप बात नहीं, मतलब कि आपका ये जो एलिजिबल नहीं है, रिफ्रेश करो, ऐसा कुछ तो नहीं था। ओके। अगर वो बुक मैंने अगर एडिट नहीं करवाता, चेक नहीं कराता और सीधा मैं भेज देता तो शायद कुछ बात होती। लेकिन एक टीचर जो बनारस से आता है और जिन्होंने JNU से MA किया है, MPhil भी वहीं से किया हुआ है, और उसने अगर ओके कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि पब्लिशर की तरफ से कोई दिक्कत होगी। क्योंकि पब्लिशर बहुत एक्सपर्ट नहीं होते इन सब मामले में, क्योंकि उनका तो काम है छापना। ओके, तो इसका मार्केटिंग सर कहाँ पर रहा? नहीं, मेरा तो इसका मार्केटिंग की तरफ मेरा कभी ध्यान नहीं था। मुझे तो बस मेरी यही तमन्ना थी कि मैंने जो कुछ भी लिखा है, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, छोटी बड़ी जो भी है, वो एक किताब के रूप में आए, ये मैं चाहता था। इसीलिए इस बुक का टाइटल भी है अक्षरों की विनती। क्योंकि क्या है कि मेरी जो क्रिएशंस हैं, जो पोइट्रीज है, वो मेरे से संवाद कर रहे हैं। ओके। कि आप क्यों मेरे को लिख रहे हो, क्यों मुझे क्रिएट कर रहे हो। मेरा तो कोई रीडर्स तो है नहीं, कोई पढ़ने वाला नहीं है मुझे, कोई समझने वाला नहीं है, आप ऐसे ही लिख के छोड़ देते हो मुझे। ओके। तो
तो वो मेरे मन की अपनी भावना है। तो मैंने क्या किया, उसको एक बुक फॉर्म में लाया और उनकी विनती को मैंने पूरा किया। अच्छा, कि कम से कम आपको एक बुक फॉर्म में एक दर्शकों तक मैं पहुंचा सकूं। ओके सर, फिर उसका बाद आपका नेक्स्ट बुक था फिर आना तुम। हाँ जी। उनका भी टाइटल इतना अच्छा सा है, एंड इफ यू डोंट माइंड मी, ऐसा लगता है कि किसी का याद में लिखा है। नहीं ओके, क्या सो है, उसका कैसा रहा? हम पोएट जो राइटर्स होते हैं ना, उनकी अपनी एक दुनिया होती है। एग्जैक्टली। उस दुनिया में वो अकेले रहते हैं। अच्छा। अकेले रहकर वो इतने सारे लोगों के साथ वो कनेक्शन बनाते हैं। हाँ। तो ये एक जादुई दुनिया है। अच्छा। वो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो मज़ा ये कि पोइट्री की मज़ा ये है कि हम कुछ और सोचकर लिख लेते हैं, लेकिन सामने वाले जो है वो कुछ भी इंटरप्रेट कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने कर लिया। हाँ, तो आपने सोचा होगा शायद फिर आना तुम में मैंने किसी के इंतजार में लिखा होगा। Exactly, it sounds like that. हाँ, ऐसा नहीं है। ये जब मैं मेचुका गया था, ओके, मेचुका तो सब जानते हैं। एग्जैक्टली, इट्स तो हेवन। मेचुका में क्या है कि समर और विंटर इन दोनों सीजन में वहाँ का जो लैंडस्केप है वो पूरा बदल जाता है। विंटर में ऐसा लगता है कि पूरा पहाड़ जो है वो जल गया है, एग्जैक्टली, झुलस गया है, उसका कलर ही अलग हो कलर जाता है। चेंज हो जाता है अगर बर्फ ना पड़े तो। एग्जैक्टली। और समर में क्या होता है कि चारों तरफ हरियाली हरियाली, है, मतलब हरियाली चादर ओढ़ के वो आराम से सोए पड़े हैं। हाँ। तो ये विंटर के टाइम का वो है डिस्क्रिप्शन है इसमें फिर आना तुम में। मतलब मैंने इसमें पर्सनिफिकेशन किया है। मेचुका एक प्रेमिका के रूप में वहाँ पे जो भी सैलाना आते हैं उसको वो एड्रेस कर रहे हैं कि अभी तुम आए हो तो इस वक्त मैं ऐसा रूप नहीं दिखा पा रही हूँ तुम्हें जो तुम देखना चाहते हो, इसलिए तुम फिर आना। मतलब बारिश के मौसम में समर सीजन में आना, उस वक्त मेरा अलग रूप होगा। अंत में वो कहते हैं कि मैं एक 7 रंगों वाला एक इंद्रधनुष की माला लेकर तुम्हारी राह देखूंगी, तुम फिर आना। वो है। वाह, इतना सुंदर। तो आपने जैसा कहा कि राइटर्स आर इन देयर ओन वर्ल्ड, तो आपका अभी जस्टिफाइड। तो ये कौन सा साल में आपका पब्लिश हुआ? ये तो बहुत रिसेंट है, ये 2019 में ही मैंने इसको पब्लिश कराया। ओके। हाउ फ्रीक्वेंट यू सिट डाउन फॉर राइटिंग? आपको कितना समय निकालना पड़ता है लिखने के लिए? हर राइटर्स का अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है और लिखने का अपना तरीका होता है। तो जहाँ तक मेरा अपना जो सवाल है, मेरा जो अपना जो ये जॉन है कविता लिखने की, कविताओं के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता और ना ही मुझे सिट करना पड़ता है। नहीं ज़रूरत पड़ती है, एफर्टलेस हो जाता है। अच्छा। कविता ऐसे ही निकल कर आती है। कभी कभी गाड़ी चलाते चलाते कुछ दिमाग में आ गया तो उसी वक्त मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसे नोट में सीधा नोटबुक पे मैंने टाइप कर लिया। तब भी निकल के आती है। अच्छा। कई बार जर्नी में निकल कर आती हैं कविताएं। अच्छा। तब दिमाग शांत रहता है। हाँ, अचानक से निकल कर आती है। लेकिन कभी अगर मैं लिखने को बैठूं तब नहीं आता। अच्छा। पोइट्री के साथ ऐसा मामला है। लेकिन अगर मुझे कोई फिक्शन लिखना हो, कोई शॉर्ट स्टोरी नॉवेल लिखना हो तो उसके लिए तो बैठना बहुत ज़रूरी है। आपको मंथन करना पड़ेगा कि आपको किस तरह के कैरेक्टर को सामने लाना है, कौन सा सिनेरियो में उसको उस कैरेक्टर को आगे बढ़ाना है, कैसे ख़त्म करना है, उसके लिए बहुत मंथन करने की ज़रूरत है। सो हम लोग आपका कुछ ये फिक्शन का तरफ में कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं बुक इन कमिंग ईयर्स? फिक्शन पता नहीं, शॉर्ट स्टोरी में बहुत मेरा इंटरेस्ट है लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इस पर भी आजमाना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल तो पोइट्री तक मैं सीमित हूँ क्योंकि उसी में मैं बहुत कंफर्ट हूँ और उसी में शायद मैं अच्छा हूँ अभी फिलहाल के लिए। ओके, सो इन कमिंग ईयर्स। बट सर आप जैसे बोला है कि इसमें इतना कॉम्प्लेक्स लगता है आपको, फिर आपने एक ये हिंदी तागिन ट्रांसलेशन का एक बुक लिखा। आई थिंक दैट रिक्वायर्स मोर, दैट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक ट्रांसलेशन जो है हम लोग का भाषा को, आई डोंट थिंक सो कभी कभी इंग्लिश और वो ये हिंदी में वो सवाल वो वर्ड मिलते हैं। तो उसका आपने कैसे इतना एक टास्क को ताला चैलेंजिंग, इट्स सच अ चैलेंजिंग टास्क इट मस्ट हैव बीन। ये जो हिंदी टागिन लर्नर्स डिक्शनरी एक प्रोजेक्ट था केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, जो लगभग इंडिया में जितने भी नॉन हिंदी स्पीकिंग जो बेल्ट्स है, जो एरियाज हैं, उसके लैंग्वेज को लेकर एक पूरा प्रोजेक्ट है, एक पूरा नेशन वाइड एक प्रोजेक्ट था। अरुणाचल में भी लगभग 10-15 जो डायलेक्ट्स है उस पर ये बना है। तो तागिन के लिए मेरे को सौंपा था ये जिम्मेदारी। और
संयोग से वहाँ के जो डायरेक्टर थे उस इंस्टीट्यूशन के, प्रोफेसर नंद किशोर पांडे, ये भी हमारे गुरु रहे हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में। अच्छा, मतलब ईश्वर की कृपा से हमें बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले हैं। एग्जैक्टली, अभी सुन के ऐसा तो उन्होंने ये काम मुझे सौंपा, तो हमें लगा था कि बहुत आसान होगा, ये तो क्या है हिंदी तो तागिन, क्योंकि बहुत नहीं तो मुझे कम से कम इतना तो पता है कि मैं बोल सकूं। मैं अपनी तागिन डायलेक्ट तो मुझे आता ही है। तो उसके लिए मैंने अपने एक ग्रुप तैयार किया। अच्छा। वो मेरे ही अपने गांव के ही हैं, सब मेरे अपने मामा हैं। अच्छा। जो मेरे एज से मुझसे बहुत कम है सब लोग। हाँ। एक मेरा भांजा है, बाकी सब मेरे मामा थे वो। अच्छा। तो हाँ, इसको काम करते वक्त ना हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एग्जैक्टली, ऐसा हुआ होगा। क्योंकि ये जो है डिक्शनरी जो है ये हिंदी वालों के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। ऐसा नहीं कि तागिन वाले हिंदी सीखे, ऐसा नहीं। हाँ। हिंदी वाले तागिन सीखे, उस पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। इसीलिए क्या है कि उनके अपने वर्ड्स, उनके सेंटेंस, उसको हमें तागिन में ट्रांसलेट करना था। तो ये बहुत दिक्कत हुआ। अदरवाइज अदर वे अराउंड, हमने सोचा कि तागिन को नहीं, ऐसा नहीं था, उल्टा हो गया। ओके। तो ट्रांसलेशन के दौरान बहुत हमें दिक्कतें हुई, जैसे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। एग्जैक्टली, कभी हम लोग के पास तो एयरपोर्ट है ही नहीं। तो हम ऐसे वर्ड को ढूंढते थे जो इसके बहुत करीब है, नियर बाय है। अब जैसे हवाई जहाज है, हमारे में तो हवाई जहाज नहीं होते थे, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, पत्ता गाड़ी बोलते हैं। हाँ, गांव के लोग पत्ता मतलब चिड़िया। एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने खुद से एक ऐसा सेंस लगा लिया कि ये हवा में उड़ते हैं, तो हवा में तो चिड़िया उड़ते हैं, सिर्फ चिड़िया उड़ते हैं। हाँ, तो फिर गाड़ी, क्योंकि ये दौड़ता है। ओके। तो वो मिलाकर पत्ता गाड़ी बना दिया। ओके। तो फिर हवाई अड्डा हो गया, इंटरनेशनल हो गया। अब इंटरनेशनल के लिए तो कोई शब्द नहीं है हमारे पास, तो हम लोगों ने इंटरनेशनल के लिए क्या किया, चेगोदोगो कर दिया। अच्छा। चेगोदोगो मतलब हर जगह से, फ्रॉम एवरीवेयर, ऐसे वाला। हवाई अड्डा को फिर क्या कर दिया हम लोगों ने, पत्तागारी झारकुमकोंगा, जहाँ पर हवाई जहाज इकट्ठा होते हैं। तो इस तरह से हमें, हाँ, हमको पढ़ने दिलोगे जी, बहुत मजेदार भी था। क्योंकि हम खूब मजे लेकर काम करते थे, हमारा ग्रुप जो है। हाँ, और इसको करते करते कई सारे ऐसे जो वर्ड फिर रिवाइव हो गया, जो एक्सटिंक्ट होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे वर्ड जो है आजकल वो यूज में नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि लैंग्वेज भी ऐसा है, एक तो क्लासिक होता है और दूसरा जो है बहुत खिचड़ी वाला, मिला जुला हम लोग। हाँ। अब जैसे हिंदी है, हमारे प्रदेश की जो हिंदी है, अरुणाचल प्रदेश की, ये खिचड़ी है। इसका क्या रूप है कुछ पता नहीं है। Exactly. लेकिन अगर हम मानक हिंदी की बात करें, स्टैंडर्ड हिंदी की, उसका अपना एक व्याकरण है, अपना रूल्स है। ठीक वैसे ही हमारे लोकल डायलेक्ट में भी ये हाल है, कुछ तो क्लासिक है, कुछ बोलचाल। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो क्लासिक होते हुए भी बोलचाल की शब्दों में बहुत यूज होता था, वो अब गायब हो रहे हैं। लेकिन इस बुक के दौरान जो है हम लोगों ने उन शब्दों को फिर से जिंदा किया। तो बहुत एक मजेदार ये एक प्रोजेक्ट रहा है हम लोगों के लिए। अच्छा, this really sounds very interesting. But this calls for a short break. We will be right back, viewers. Do not miss out the other half, as more lie in the store. We'll see you again. Welcome back. Today we are in conversation with Dr. Taro Sindik Dokam sir. तो सर, जैसे आपने बताया रहा था फर्स्ट आपको कि आप लोग ने कैसा वो डिक्शनरी को आप लोग ने बनाया, इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये इसका कुछ ऐसा मेमोरेबल सीन जो आप लोग ने एनकाउंटर किया उसको बनाते समय, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? ये पूरा
काम करते वक्त तो हर एक मोमेंट तो था ही। Exactly. क्योंकि अभी जैसे मैंने जिक्र किया हवाई अड्डा को लेकर किस तरह से हम लोगों ने उस वर्ड को इन्वेंट किया। लेकिन हमारे बच्चों के साथ जो हुआ, कुछ लोग तो फर्स्ट टाइम वो गए थे आगरा। और ये जनवरी को ही हम लोगों ने किया था। उनको लगा होगा विंटर के टाइम पे शायद बाहर उतना ठंड नहीं होगा, ये होगा, तो वो कम कपड़े लेकर गए थे। तो लेकिन आगरा पहुंचने के बाद हमें पता चला कि वहाँ तो दिन रात फोग उससे ढका रहता है। Exactly. तो पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है। तो ये उनके जीवन में एक नया एक्सपीरियंस था, जो उनको लगा कि ठंड सिर्फ यहाँ होते होंगे, बाहर नहीं होंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम इस तरह से आना जाना नहीं करने से बहुत सारे गलत परसेप्शंस हमारे दिमाग में रहता है। जैसे बाहर वालों को अरुणाचल को लेकर कई सारी गलत फहमियाँ हैं। फिर हमारे लोगों को लगता है कि दिल्ली वगैरह में तो बहुत गर्म होगा, क्योंकि हम असम को सोचते हैं कि असम जिस तरह से गर्म है तो सारा प्लेन एरियाज गर्म होगा। तो ये एक उन लोगों का नया एक्सपीरियंस था। बाकी तो सेकेंड टाइम हम लोगों ने शिलोंग में किया। शिलोंग में उसके ब्रांच ऑफिस है, नॉर्थ ईस्ट का अपना एक ऑफिस जो शिलोंग में है, गुवाहाटी में भी है। और मज़े की बात ये था कि सरकार ने सारा एक्सपेंडिचर जो है उन्होंने अपने कंधों पे ले लिया था। हमें एक पैसे खर्च नहीं करने दिया। उन लोगों ने खूब एंजॉय किया। तो उनके एंजॉयमेंट में मैंने एंजॉय किया। मुझे लगा चलो ये बच्चे अगर खुश है तो मैं भी खुश हूँ। नाउ दैट सर यू मेंशन्ड अबाउट कि हम लोग को जो जैसे बाहर के लोगों के रॉन्ग परसेप्शन होते हैं। जो आप इतना अच्छे हिंदी बोलते हैं, तो जब आप लोग बाहर जाते हैं लाइक इन दिल्ली एंड ऑल, जब आप लोग का कुछ इंटरेक्शन होता है, पीपल आर दे लाइक शॉक्ड होते हैं, उन सोचते हैं कि बिल्कुल कैसा रिएक्शन रहता है आप लोग उनका? जब हमारे ही अपने ही अरुणाचल के लोग जब हमें इस तरह की हिंदी बोलते हुए चौंकते हैं, तो जाहिर सी बात है जब बाहर हम जाएंगे और लोगों से बातें करेंगे और हमें इस तरह की हिंदी बोलते हुए सुनेंगे, तो वो तो आश्चर्य की तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। एग्जैक्टली। इवन जब ये जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मुझे मिला था और मैं वो फंक्शन के लिए गया था चंडीगढ़ में, इवन वहाँ के एक ऑफिशियल एक मेंबर हैं, वो हमें कुछ बैच देना था, जितने भी पार्टिसिपेंट थे, जितने भी अवार्डीज हैं। तो होटल में आकर वो रूम जाकर वो बैच दे रहे थे। तो जब मेरे पास आए तो मुझे देखकर, अरे तुम हो क्या, तुम्हें कैसे ये पुरस्कार मिल गया? उनको मतलब वो मानने को तैयार ही नहीं है कि एक बंदा जो है जिनकी शक्ल सूरत जो है वो हमारे लोगों के जैसे नहीं है। एग्जैक्टली। उनको कैसे ये एक साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिल गया। तो ये होता है जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम हिंदी में बात करते हैं तो लोग हमेशा पूछते हैं कि आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलते हैं, क्या आपके वहाँ लोग हिंदी समझते हैं, बोलते हैं इस तरह की? तो जब भी हम जाते हैं हम बताते हैं हाँ हमारे वहाँ पे अच्छी तरह से बोलते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। सर ये कमिंग बैक टू दिस थिंग, अभी जो आपने बोला ये अवार्ड जो मिला था, इसका कुछ कहाँ पर अप्लाई करना पड़ा आप लोग को? क्या करना होता है? एक्चुअली साहित्य अकादमी का क्या होता है, एवरी ईयर ये लोग ये सम्मानित करते हैं राइटर्स को। अच्छा। कई सारे कैटेगरीज है इसमें। जैसे साहित्य अकादमी का अलग कैटेगरी है, युवाओं का अलग है, अच्छा, फिर और भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं। तो ये एवरी ईयर ये लोग एडवर्टाइज करते हैं। अच्छा। और जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई बुक पब्लिश किया हो, बशर्ते कि वो आपकी अपनी हो, किसी और का नहीं हो, आपका ओरिजिनल क्रिएशन हो। हाँ, लेकिन इस ट्रांसलेशन का भी अलग से होता है। अच्छा। उसका भी अलग से अवार्ड दिया जाता है। तो हमने भी देखा, और ये भी एक प्रकार से मुझे इतना आइडिया नहीं था साहित्य अकादमी का कि किस तरह से करना है, क्या करना है, मुझे पता नहीं था। लेकिन जिस गुरु का मैंने नाम मेंशन किया, डॉक्टर प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे, उन्होंने मुझे उस एकेडमी के बारे में बताया और एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताया कि अभी ऐसा निकला है, आप अप्लाई करो। ही से जेम सर, आपको इतना गाइड किया आप लोग को। मैंने अप्लाई किया और 4 बुक्स भेजनी पड़ती है। अच्छा। अलग अलग, क्योंकि वहाँ पे वो होते हैं, पैनल ऑफ जज होते हैं। वो लोग तय करते हैं कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। 1.5 मंथ के बाद जो है लेटर आता है मेरे मेल पे कि आप इस साल के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए आपका नाम को चुना गया है। That must have been such an amazing moment. बहुत आपका तो मतलब मेरे अक्षरों की विनती को इस तरह से सुनी जाएंगी वो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो विनती को सुन लिया, मेरी विनती को सुन लिया और इस रूप में सुन लिया।
तो वो तो मेरे एकदम कल्पना के परे, मेरे तो होश उड़ गए थे। तो इस तरह से मैंने वो अप्लाई किया था। तो ये हर साल होता है, एवरी ईयर होता है। अच्छा, और ये अरुण हिंदी सम्मान इसका सर कैसा ये करता है? ये अरुण हिंदी संस्थान करके एक है जो अरुणाचल प्रदेश में हिंदी में लिखने पढ़ने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए एक संस्था जो है बहुत पहले स्थापित हो गया था। बीच में ये डिफंक हो गया था, मतलब काम नहीं चल रहा था, अब फिर से रिवाइव हो गया है। जिसके अध्यक्ष जो है ताकम सोनिया जी हैं, जो अभी अरुणभूमि जो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। ये उनके देख रेख में हो रहा है। तो साहित्य अकादमी मिलने के बाद जब मैं वापस लौटा तो उसमें एक वो भी हिंदी दिवस का ही प्रोग्राम था। अच्छा, उसमें इन्होंने मुझे सम्मानित किया। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। मच डिजर्विंग, बहुत अच्छा। और सर ये शताब्दी सम्मान ये 2019 इसका कैसा बिहार हिंदी संस्था सम्मेलन? ये शताब्दी सम्मान जो है बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये एक इंस्टीट्यूशन है। ये भी एवरी ईयर इस तरह से सम्मान देते हैं जो हिंदी को प्रमोट करने में जो लगे हुए हैं, हिंदी लैंग्वेज को। तो उसने शायद साहित्य अकादमी वाला, क्योंकि जब साहित्य अकादमी मुझे मिला युवा पुरस्कार, तो क्योंकि साहित्य अकादमी बहुत बड़ा पुरस्कार है, तो क्या है कि ये पूरे देश भर में इसका न्यूज़ जाता है। तो शायद वहाँ से उन लोगों ने देखा होगा। तो उन लोगों ने फिर मेरी किताबें मांगी, इस किताब को फिर मांगा। और मैंने फिर जमा किया। फिर मेल आया कि आपको इस सम्मान के लिए आपका नाम को चुना गया है बिहार पटना में। तो ये इस तरह से हुआ। अभी जो हाल ही में जो भुवनेश्वर कलिंग लिटरेरी यूथ फेस्टिवल यूथ अवार्ड जो हुआ, ये भी इसी तरह से ही उन लोगों ने ढूंढ निकाला है। मुझे पता भी नहीं था कि कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल भी होता है करके। ये कोविड के टाइम पे हमने बहुत सारा ऑनलाइन प्रोग्राम किया, जैसे टॉक शो वगैरह, पोइट्री रिसाइटेशन का, गाने का प्रोग्राम ऑनलाइन बहुत सारा किया। तो उसमें जो कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का एक ऑर्गेनाइजिंग मेंबर है आशुतोष ठाकुर जी, बहुत जवान है। तो उन्होंने शायद देख लिया वो प्रोग्राम को। उसको देखकर उन्होंने फेसबुक पे मुझे मैसेज भेजा कि आप अपना नंबर मुझे दे, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो उनको मैंने नंबर दिया, फिर दोनों में बातचीत हुई। तो बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम भी बुला लिया ऑनलाइन पे। तो उसी का ही कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल का एक ये हिस्सा था, ये प्रोग्राम होने से पहले। तो एक मिस्टिक इंडिया फेस्टिवल करके, भाव संवाद करके एक सीरीज ऑफ लेक्चर उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन मुझे उन्होंने लेक्चर के लिए नहीं बुलाया, उसमें गाने के लिए बुलाया। क्योंकि उससे पहले मेरा एक गाने का प्रोग्राम मैंने किया था। अच्छा, आप गाने भी गाते हैं? थोड़ा बहुत मैं गा लेता हूँ। उसके बाद फिर कल परसों ये प्रोग्राम होने से पहले उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपके नाम को कलिंग लिटरेरी यूथ अवार्डी के लिए नाम को रेकमेंड किया है, देखते हैं क्या होता है। तो कुछ दिन बाद फिर रिजल्ट आ गया कि मेरे नाम को चुना गया है। तो इस प्रकार से ना हमारे देश में अरुणाचल से बाहर इस तरह के जो लिटरेरी जो कंट्रीब्यूशंस है उसको बहुत तवज्जो देते हैं। लेकिन अपने यहाँ पर अभी थोड़ा सा हालात सुधर रहा है, पहले जैसा नहीं है, लेकिन उतना नहीं है जितना बाहर के लोगों को है। एग्जैक्टली, बट वी आर सो प्राउड ऑफ यू सर, आपका इतना अचीवमेंट्स देखे। तो अभी हम लोग मूविंग ऑन, बहुत चाहते हैं कि आपका बातें सुनते रहूं। हम एक क्वेश्चन कुछ लाइक नॉर्मल सा जो राइटर्स जो एस्पायरिंग उनके लिए एक तो बनाया है पैटर्न, आपसे जरा जानना चाहिए। द फर्स्ट वन इज लाइक हाउ डू यू डील विद द राइटर्स ब्लॉक? कभी कभी लिखते लिखते आपका रुक जाते हैं आप, हालांकि आपने बता चुका है कि पोइट्री में ऐसा नहीं होता है, बट डज इट हैपन, ऐसा होता है क्या आपका? कभी कभी होता है, स्पेशली हम लोग जिस सोसाइटी में अभी जी रहे हैं, हम हमारी सोसाइटी मतलब अपना जो ट्राइबल तागिन, मैं तागिन हूँ, आप निशी है, तो ऑलमोस्ट बराबर है। एग्जैक्टली सेम। तो कई बार क्या होता है कि हमें ना चाहते हुए भी जो सोसाइटी के काम में एंगेज होना पड़ता है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उनको लगता है कि ये इतना ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक कैसे हो सकता है। जबकि एक राइटर के लिए एक पर्सनल स्पेस हमेशा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जितनी भी ये कविताएं लिखी हैं, ये मैं जब कंबा में था, दीपी जी से कामकी में,
वहाँ बैठकर मैंने लिखा ज़्यादा करके, और वहाँ मुझे पर्सनल स्पेस बहुत मिलता था। लेकिन यहाँ आने के बाद अब क्या हो गया, इतने सारे एंगेजमेंट, मतलब हर रोज़ किसी ना किसी से मिलना, कोई ना कोई आते हैं या फिर हमें जाना पड़ता है, तो कई बार हम ना चाहते हुए भी जाते हैं। बहुत आपने सही ऑब्जर्वेशन किया। तो मैं कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक प्लेजरिज्म। आजकल सोशल मीडिया में और जब गूगल सब इतना इजीली अवेलेबल हो गया, तो हाउ कैन वन मेंटेन कि अपना ओरिजिनलिटी रखे, कि कॉपी ना करे, व्हिच इज इजियर टू डू? तो आप उसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं? प्लेगरिज्म से अगर बचा कर रखना है तो ज़रूरी है कि हम उसको पहले एक बुक फॉर्म में उसको पब्लिश करें, क्योंकि सब कुछ उसमें अभी मेंशन रहता है कि ये कहाँ पर पब्लिश हुआ, ये कौन सा एडिशन है, इसमें कॉपीराइट किसका है, वो सब कुछ रहता है। तो ज़रूरी है कि पहले उसे हम पब्लिश करें। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो थोड़ा तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, कोई भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो सर ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे मिक्स्ड रेस्पॉन्स मिलते हैं। ये एक मैं जानना चाहूँगी, डू यू सजेस्ट राइटिंग एज अ फुल टाइम प्रोफेशन? क्या इससे सस्टेनेबिलिटी होगा, घर चूल्हा चलेंगे कोई इस राइटिंग को ही अगर समय दिया जाएगा तो? ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है आपका। आज के टाइम पे कुछ लोगों का होता है, कुछ का नहीं होता है। हमारे देश में ना कई सारे विचारधाराएं चलती हैं। लेफ्टिस्ट है ना, ये जो आप न्यूज़ में आप देखते होंगे, इतने सारे अलग अलग ग्रुप्स जो है वो उसमें बटे हुए हैं। एग्जैक्टली। कुछ नेशनलिज्म के अगेंस्ट है, कुछ नेशनलिज्म के साथ है। तो कुछ लोगों ने राइटिंग को एक हथियार बना लिया है कि वो उस ग्रुप के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाए। तो उसके लिए जो है ये हो सकता है कि घर चले, चूल्हा उसका जले। लेकिन जो अपने मर्जी से लिखते हैं, जिसका जो क्रिएटिविटी को ऑनर करते हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी पार्टी से लेना देना नहीं, किसी विचारधारा से लेना देना नहीं, जो उन्मुक्त होकर लिख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत है। क्योंकि बहुत बड़ा इतिहास है, जितने भी राइटर्स हुए हैं सभी ने भूखमरी को बहुत झेला है। एग्जैक्टली, सैडली। जी, हमारे हिंदी में भी ऐसे बहुत बड़े बड़े राइटर्स हुए हैं जिनको उनके मरने के बाद में सम्मान मिलता है, उनकी कविताओं को पढ़ी जाती है, सिलेबस में डाला जाता है, लेकिन जब तक वो जिंदा थे उसकी रचनाओं को छापता तक नहीं। इस तरह की स्थिति है। तो मैं नहीं मानता कि आज के टाइम पे भी कि इसको एक घर चलाने का एक जरिया बना सके। अभी तो कम से कम अभी के टाइम पे ये मुनासिब नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। उनको अपना घर परिवार चलाने के लिए कोई एक अच्छा प्रोफेशन में या फिर एक कमाई का एक अलग जरिया तो चाहिए। आप इसको खुद की अपनी एक क्या कहेंगे हम उसे, एक रचनात्मक एक तसल्ली के लिए आप कर सकते हैं, सेल्फ ग्रोथ के लिए। जी, उसके लिए आप कर सकते हैं। ऐसे हॉबी एज अ हॉबी वो कर सकते हैं। वेरी ट्रू। सर, हम लोग जानना चाहेंगे आप किस तरह के बुक पढ़ते हैं? योर फेवरेट राइटर्स कोई हो तो, इंडियन, नेशनल, स्टेट का? पर्टिकुलर ऐसा कोई राइटर तो नहीं होता, मुझे कोई भी किताब अच्छी लगे तो मैं उसे पढ़ लेता हूँ। अरुणाचल की अगर बात करें तो जमुना बीनी, वो मुझे हमेशा से, उनकी राइटिंग हो या उनका पर्सनालिटी हो, मुझे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित करती हैं, इंस्पायर करती हैं वो। और जोरम यालम जी, जोरम यालम की जो एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है साक्षी है पीपल, और एक नॉवेल है जंगली फूल, दोनों को ही मैंने पढ़ा। तो उसका जो डिस्क्रिप्शन जो स्टाइल है ना, और उसका जो डिटेलिंग्स है वो इतना सुंदर होता है, मैं बहुत मगन होके पढ़ता हूँ। और बाकी जैसे तोंगची सर हुआ, वो तो एसमिस में लिखते हैं, तो उनकी एसमिस तो मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसका हिंदी ट्रांसलेशन अभी रिसेंटली उन्होंने शुरू किया। पहला जो उनका नॉवेल जो ट्रांसलेट हुआ हिंदी में, शब काटने वाला आदमी, बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने उसको पढ़ा तो मेरी रोंगटे खड़े हो गए। तो मुझे कोई भी अच्छा लगता है, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर कि मुझे यही पसंद है ऐसा नहीं है। सो अभी जितने व्यूअर्स देख रहे हैं आपसे भी काफ़ी इंस्पायर्ड होगा, तो आपका क्या सजेशन रहेंगे कि यंग राइटर्स लोग के कुछ ऐसा होता होगा कि जो आप सोचता था कि काश मुझे ये पहले पता होता तो आई वुड नॉट हैव मेड दोस मिस्टेक्स, ऐसा वाला कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप जो अपकमिंग राइटर्स लोग को? आज की जो जनरेशन में
एक ग्रुप तो ऐसा है जो डिजिटल वर्ल्ड में खोया हुआ है, बिल्कुल, ड्रग अब्यूज उसमें लगे हुए हैं, लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी है जो सही मायने में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, क्रिएटिव करना चाहते हैं। तो हम ऐसे लोगों को आज ये ज़रूर आपके इस मैं मंच कहना चाहूँगा, इसको एक मंच ही है, इस मंच के माध्यम से मैं उन्हें ये सलाह ज़रूर देना चाहूँगा कि यदि आप में लिखने की अगर शौक़ है, अब लिखते जाओ। ये मत सोचो कि मैं अच्छा लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, वो सोचने का अभी वक्त नहीं है, और वो परखने का काम आप दूसरों पर छोड़ दो, है ना। आप खुद भी लिखेंगे और खुद भी आप क्रिटिक बनेंगे, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल, एनालाइज करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, बिल्कुल, आपको दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर यदि आप में लिखने की जज्बा है, उस जज्बा को खोने नहीं देना, लिखते रहिए, बस लिखते रहिए। किसी न किसी समय, किसी न किसी मंच पे आपकी वो रचना जो है आपको एक पहचान जरूर दिलाएंगे। So coming to the last question, आप अपना आपको कैसा देखते हैं, एज एन ऑथर और एज एन एजुकेटर? मैं अपने आप को सबसे पहले टीचर तो मानूंगा जी, क्योंकि मेरी घर इसी से चलती है। बिल्कुल, और बिल्कुल, इतने सारी जिंदगियां इससे जुड़ी हुई है। Exactly. बहुत सारे लोगों की भविष्य मेरे इस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं पहले एक टीचर हूँ, उसके बाद मैं ऑथर हूँ, क्योंकि मैं लिखता तो वो मेरा हॉबी है जी, तो मैं अपने उस हॉबी को फुलफिल करने के लिए लिखता हूँ। एग्जैक्टली। तो अगर मैं इसको कैटेगराइज करूँ तो पहले मैं टीचर, उसके बाद राइटर हूँ। ओके, काश हम आपसे और लंबा चौड़ा बातें कर सकें। नाउ आई वुड विश कि बिफोर कमिंग टू द एंड ऑफ द शो कि आप हमारे लिए कुछ पढ़े फ्रॉम एनी वन ऑफ योर बुक। आपका इतना सारा है कि आज शो कम पड़ गए। आपका कुछ फेवरेट पीसेस? एक फेवरेट तो मेरे पहले ही बुक में है, और पहली जो कविता है वो मेरे भी अपने सबसे करीबी है, और मेरे जितने भी पाठक रहे हैं, रीडर्स रहे हैं, उन सभी ने भी इसी कविता को सबसे ज़्यादा पसंद किया है। और इस कविता को हमारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी अभी डाला हुआ है, भारतीय साहित्य के अंतर्गत, और त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में भी, वहाँ भी एमए के जो सिलेबस है वहाँ पे इस कविता को उन लोगों ने जगह दी है। क्योंकि ये इसीलिए बहुत ख़ास है क्योंकि इसमें एक माँ क्या होती है उसको मैंने बयां करने की कोशिश की है, और मेरे लिए मेरे जीवन में माँ का जो स्थान है वो कोई और नहीं ले सकता कभी भी, इसीलिए भी खास है। माँ तो ऐसा नहीं है कि किसी की माँ खास ना हो, ये हो नहीं सकता। Exactly, बहुत माँ हर किसी के लिए खास होती है जी। लेकिन मेरे लिए और ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि अगर मेरी माँ नहीं होती तो शायद हम आज इस स्थान तक नहीं पहुँचते। मैं इसीलिए कह रहा हूँ जी, सब चीज़ को। एक अकेली औरत 8 बच्चों को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, ना सिर्फ बड़ा किया बल्कि इस काबिल सबको बनाया कि हर कोई अपने पैरों पर खड़े हो सके। वेरी ट्रू। गांव की औरत अपोंग बनाकर, कपड़े बुनकर घर चलाना, तो उन्होंने इतना ज़्यादा हमें इंस्पायर किया कि मेरी सारी रचनाएं तो उसी पर ही, उसको ही ये समर्पित है। तो मेरे ये फर्स्ट बुक भी मैंने उसी को समर्पित किया है, डेडिकेटेड टू जी जी। तो कविता का जो शीर्षक है वो है मेरी माँ जानती है। कविता इस प्रकार है कि मेरी माँ शब्दों के आगे अंधी हो जाती है। बहुत सिंपल शब्द है, आपको समझ में आ जाएगा। Exactly. मेरी माँ शब्दों के आगे अंधी हो जाती है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उन काले अक्षरों के बीच छिपे उज्जवल कल को मेरी माँ जानती है। How nice. मेरी माँ विधवाओं की उन कतारों में से एक है जिनके लिए समस्त संसार बिना दरवाजे का आज़ाद काला पानी है। विधवाओं के लिए इतने सारे नियम होते हैं ना, कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। हमारे यहाँ थोड़ा कम है, फिर भी है। तो ये मतलब वो आज़ाद होकर भी बंदिश में है। बंदिश में, बिल्कुल। तो मेरी माँ विधवाओं की उन कतारों में से एक है जिनके लिए समस्त संसार बिना दरवाजे का आज़ाद काला पानी है, लेकिन लीक से हट कर चलना मेरी माँ जानती है। मेरी माँ बच्चों की हल्की चोट से घायल हो जाती है,
मेरी माँ बच्चों की हल्की चोट से घायल हो जाती है, लेकिन परंपरा की हर रणभूमि में अस्त्र शस्त्रों की फसल उगाना मेरी माँ जानती है। मेरी माँ फूल होकर भी पत्थर है अब, क्योंकि अगर वो फूल बनी रहती तो शायद वो अपने बच्चों को नहीं पाल सकती, इसलिए उनको पत्थर होना पड़ा। बिल्कुल। मेरी माँ फूल होकर भी पत्थर है अब, कोमलता को उसकी उम्र कैद की सजा मिली है, लेकिन फूल और पत्थर के दरमियाँ बीते इतिहास को मेरी माँ जानती है। कैसे वो फूल से पत्थर बन गए, उसके पीछे एक इतिहास है जिनको वो जानती है। मेरी माँ वो पतंग है जिसकी डोर टूट चुकी है। मेरी माँ वो पतंग है जिसकी डोर टूट चुकी है, लेकिन माँ से बाप बनना मेरी माँ जानती है। बिल्कुल। मेरी माँ सभ्यता के चरमोत्कर्ष युग में रहकर भी किताबों की दुनिया में अजनबी है ना। मतलब सभ्यता के चरमोत्कर्ष युग में रहकर भी, मतलब अभी जैसे हम अल्ट्रा मॉडर्न स्टेज में आ गए हैं, Exactly. इस युग में रहकर भी मेरी माँ किताबों की दुनिया में अजनबी है। उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन जिंदगी कैसे पढ़ी जाती है मेरी माँ जानती है। मेरी माँ जानती है। ये बहुत ही मेरे करीबी एक पोएम है, और बहुत बहुत सुंदर। जो चीज़ें दिल से निकल कर आती हैं वो दिल पर ही जाकर लगती हैं। Exactly. तो ये जब भी मैं मौका मिलता हूँ तो इस कविता को मैं लोगों के सामने पेश करता हूँ। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई विश कि हम आपका ये सुनते रहें। और इस वाले में भी ये दूसरी किताब है जी, ये मेरी माँ के जाने के बाद मैंने ये पब्लिश किया है। ओके। मेरी माँ का देहांत हुआ 2017 में। तो इस वाले बुक में इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्लासिफाइड किया है। ओके। सबसे पहला पार्ट को मैंने जननी करके दिया हुआ है। ओके। जननी मतलब माँ जो जन्म देती है, जो जन्म देती है। दूसरा मैंने जन्मभूमि को अर्पित किया, अपना ये जो बर्थ प्लेस अरुणाचल। जी जी। तीसरा में विविधा है, मतलब बहुत सारा वैरायटीज है, अलग अलग है। अच्छा। तो इसमें भी मैंने माँ को वो किया है, पहला वाला जो सेक्शन है वो माँ को मैंने समर्पित किया। हाँ, बिल्कुल, बहुत सही। मैंने तब लिखा जब वो जीवित थी, लेकिन ये वाली जो है इसलिए मैंने उनका फोटो भी यहाँ डाला हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत पहला वाला जो सेक्शन है जननी करके जी, स्वर्गीय यालुंग सिंधिक। तो इसमें कुछ कविताएं हैं, 5 या 6 कविताएं हैं जो 1 2 3 4 5 कविता उनको मैंने समर्पित करके लिखा है। तो आज भी वो जाने के बाद भी मतलब उसकी जो प्रेरणा है, मेरी माँ की प्रेरणा जो है वो हमारे साथ ही है। मतलब हमें लगता ही नहीं कि वो अभी है नहीं, वो किसी न किसी रूप में आज भी मौजूद है, और हमें वो लिखने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए वो प्रेरित करती रहती है। एग्जैक्टली। आप लोग इतना ब्लेस्ड है कि इतना स्ट्रॉन्ग लेडी आप लोग को पाला है। मतलब दिस इज सो ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा पढ़ा, और आपने जो डेडिकेशन किया इट्स मच डिजर्विंग। आई होप कि आप आगे और बहुत अचीवमेंट मिले। विश यू मेनी लक। थैंक यू सो मच। एंड व्यूअर्स, सैडली वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द शो। आई रियली विश दैट दिस डज नॉट एंड। बहुत आप सबको बहुत इंस्पायर्ड हुआ होगा, आई होप। एंड एज राइटली आई डिस्क्राइब्ड हिम एज एन एक्शन टेकर, एंड द वे द सर सेड कि आप आज से अपना you know take control of your dreams and do not be analytical about yourself कि अगर मेरा ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे. Stop judging yourself and go forward. So see you all next Sunday. Be blessed. Keep following the space for news and more. Filing Cho. Thank you. आप रहते हैं जिस समाज में, जिस परिवेश में रहते हैं, आसपास जो हो रहा है, बिल्कुल आप आंखें मूंद तो नहीं सकते। Exactly. एक राइटर होने के नाते कि ये नहीं कि हम कोई झंडा लेके नारेबाजी करें या प्रोटेस्ट हम ये करें, वो लोग करते हैं, उनका अपना तरीका है, दैट इज़ ऑल्सो वेलकम। जो हमारे राइटर्स जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ जब मैं डिस्कस करती हूँ तो हमारे यही कि हम रीडर्स को हम सोचते हैं कि हम उनको आराम से उल्लू बना लें, ऐसा नहीं। दे आर क्वाइट स्मार्ट, वो हम लोगों से ज़्यादा स्मार्ट। मैं राइटिंग को एक मिशन मानती हूँ। तोजुम सर ने परमिंदर को जगाते हुए बोला, रंगे आने वाला है, कम ऑन गेट अप। परमिंदर मधुर नींद से जागा और सीट के नीचे से सूटकेस निकाला।
अपनी पगड़ी ठीक किया और सूटकेस उठाकर दरवाजे के नज़दीक खड़ा हो गया। तुजुम सर गुड बाय कहने के लिए उसके पास आया। मतलब ये लोग रागा से जर्नी करके रंगिया तक पहुंच गए।